बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती होता है समय, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पर भारत की धरती पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं और उनके द्वारा हमारे जीवन में किए गए कार्यों को भी याद करता हूं। आज जो कुछ हम पे है उसमें सबसे बड़ा योगदान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। किसका? जिनको हम अपने दिल से भी ज्यादा प्यार करते हैं, हम उनका अपने माता पिता से भी ज्यादा सम्मान करते हैं। यही बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिन्होंने हमारी गुलामी की बेड़ियां काटी, जिनको मटकी छूने का, मकान बनाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, कुर्सी में बैठने का भी अधिकार नहीं था। उनको इतना अच्छा जीवन देके गए बाबा साहब अम्बेडकर, मगर ये आसानी से नहीं हो पाया। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले खुद पढ़ाई की और फिर ज्ञान के बलबूते ये सब चीजें की। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं नौजवान साथियों को बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन का काम करते देखता हूं। लेकिन एक सवाल ये मेरे दिमाग में आ जाता है कि आजाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई? फिर भी बेबसी, लाचारी क्यों नहीं खत्म हुई? इस देश में इतने साधन संसाधन है, धन है, पैसा है, फिर भी गरीबों के घरों की हालत क्यों नहीं बदली? फिर भी इस देश में हर व्यक्ति को रोटी, कपड़े, मकान की जो समस्या है वो दूर क्यों नहीं हुई? गरीबों के लिए अच्छे स्कूल, पढ़ाई के लिए अच्छे अस्पताल क्यों नहीं बने? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, ये तमाम तरह के पेंशन के वादे सरकार करती है, वो समय पर क्यों नहीं मिलता? सबको क्यों नहीं मिलता? बेटियों की शादी करनी पड़ती है या कोई आयोजन करना पड़ता है तो जेब में पैसे नहीं होते, तो लोगों की जरूरतें सरकार क्यों नहीं पूरा करती? बहुत दिन बाद मेरी समझ में ये बात आया है कि जिनका राज होता है उन्हीं के हाथ में ताकत होती है, उन्हीं के हिसाब से सिस्टम चलता है। आज जिनके हाथ में राज है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सारे साधन संसाधन उनके पास है, सारी ताकत उनके पास है, पैसे का निर्धारण वो लोग करते हैं, रोजगार किसे मिलेगा, जमीन किसे मिलेगी वो तय करते हैं, महंगाई क्या, महंगाई कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा, ये सरकार तय करती है। अब देखो, आज से 5-7 साल पहले 350 रुपए का सिलेंडर आता था गैस का, अब आता है 1150 रुपए का। पहले पेट्रोल डीजल 40-42 रुपए के लगभग आता था, अब आता है 100 रुपए के लगभग। पहले जो दवाई 20 रुपए की आती थी, अब आती है 100 रुपए की। तो महंगाई तो बढ़ गई है लेकिन आमदनी तो नहीं बढ़ी। तो जब हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, जैसे गांव में मनरेगा में सरकार ने कहा 100 दिन रोजगार देंगे, तो 100 दिन तो सबको नहीं मिलता, किसी को 25 दिन मिलता है, किसी को 50 दिन मिलता है, उसका पैसा भी 250 रुपए के लगभग है, मगर खर्चे तो रोज है। तो मेरी ये समझ में आया कि जब तक राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में नहीं होगी, जब तक हमारे लोग कुर्सी में नहीं बैठेंगे और वो कुर्सी बैठ के हमारे लोगों के लिए योजनाएं नहीं बनाएंगे, तब तक गरीबों का भला नहीं होगा। इस देश में अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसका मतलब जो सरकारें आज चल रही हैं वो गरीबों का भला नहीं चाहती। इसका मतलब वो सरकारें अमीरों की, मगर जब राजतंत्र था तब तो हम पे वोट का अधिकार नहीं था, तब तो हम पे बहुत सारे अधिकार नहीं थे, तब तो हमें गुलामी में जीना पड़ता था। लेकिन अब तो वोट का अधिकार है, हम चाहें तो अपने आदमी को कुर्सी बिठा सकते हैं। ये बात अपने लोगों की समझ में आनी जरूरी है कि बिना वोट की ताकत के हमारी इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। आज अगर पैसे वाले लोग हमारी बस्ती में आते हैं तो सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि हम पे वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत चली गई तो कोई हमारी बस्ती में भी नहीं आएगा, चाहे फिर हम भूखे पेट सोए या हमारे पे पीने के लिए पानी या खाने के लिए अनाज होना हो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए। हमने सबको मौका देके देख लिया, सब लोग आए, हमसे अच्छी अच्छी बातें की,
2-4 दिन के लिए हमारे बीच रहे, उसके बाद 5 साल हमें दिखाई भी नहीं दिए। इससे हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। इस देश में जिनके पास राज सत्ता होती है वही ये तय करते हैं कि गरीबों को रोजगार कैसे मिलेगा, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसानों को खेती के लिए फसल के दाम कैसे मिलेंगे, मजदूरों को न्यूनतम वेतन कैसे मिलेगा। ये सारा काम तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और जो जुर्म जाति होती है उन पर कार्रवाई होगी नहीं होगी, ये भी तय करना काम सरकार का। लेकिन एक गजब की बात मैंने महसूस की वो ये है कि हम 10 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 4 बार सामान को पलट के देखते हैं, सामान खराब तो नहीं है, सामान पुराना तो नहीं है, सामान का पैकेट फटा हुआ तो नहीं है। लेकिन जब हम लाखों रुपए से कीमती वोट देने जाते हैं तो एक बार नहीं देखते ये नेता हमारे काम करेगा नहीं करेगा, हमारी आवाज बनेगा नहीं बनेगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छे अवसर पैदा करेगा नहीं करेगा, रोजगार देगा नहीं देगा, महंगाई खत्म करेगा नहीं करेगा, अच्छी सड़कें बनवाएगा नहीं बनवाएगा। आप महसूस करो, क्या एम्स जैसा अस्पताल बिजनौर में नहीं होना चाहिए? क्या बिजनौर को अच्छे अस्पताल की जरूरत नहीं है? क्या बता, क्या बिजनौर को यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है? क्या बिजनौर को कि गरीब लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ जाए तो अच्छे स्कूल की जरूरत है या नहीं है? बहनों के लिए अच्छे कॉलेज की जरूरत है या नहीं है? रोजगार के साधन जब यही बराबर में हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकते हैं तो क्या यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लग के नौजवानों को 1-1.5 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? ये सारी चीजें सरल हो सकती है अगर काम करने वाले व्यक्ति को मौका मिले। अब अगर आप ऐसे लोगों को मौका दे देंगे जो वोट लेकर घर में जाकर बैठ जाएंगे तो भाई वो आपका नेता ही जाके नहीं बोलेगा तो सरकार करेगी क्यों? हम पे तो बहुत कुछ है करने को और हम कर भी रहे हैं। आप जानते हैं पिछले 10 साल से दिन रात एक करके हम लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, आदिवासी हो, सिख हो, जैन हो, जिसके साथ में जब जातीय अत्याचार होता है ये सरकार उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि सड़कों की लड़ाई सदन में जानी चाहिए, क्योंकि जब तक जाके सदन में यहां से चुना हुआ व्यक्ति यहां के क्षेत्र के हितों के लिए नहीं बोलेगा तब तक सरकार यहां रहेगा भी नहीं। जब यहां से चुना हुआ व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए बोलेगा, इस क्षेत्र के लिए बात रखेगा, तब जाके सरकार को सुनना पड़ेगा। यहाँ जरूरत हर चीज की है, ऐसा नहीं कि अमीरी है। मैं तो जानता हूं, मैं देखता हूं, सच तो ये है सुबह अगर मेहनत मजदूरी पे हमारे लोग ना जाए तो शाम के टाइम खाना भी ना बने। सरकार हमसे टैक्स के रूप में, ये बात है गरीबों को समझनी चाहिए। ये नौजवान भी गौर करना मेरी बात पे, और आप जो नौजवान यहां बैठे जो जय भीम का नारा लगा रहे हैं, सरकार जो पैसा देती है या बजट सरकार का जो होता है, मैं रोज बताता हूं, या सरकार जो योजनाओं के नाम पर पैसा लगाती है या जो अनाज देती है, सारा पैसा आता कहां है सरकार के पास? आपको पता है मेरी माओ बहनों को कहां से आता है पैसा? जैसे अभी की सरकार राशन दे रही है, मिल रहा राशन, गांव में मिलता है राशन है? मिलता है ना? तो ये राशन का पैसा सरकार के पास कहां से आता है? आप में से किसी को पता है? सरकार दे रही है, सरकार दे रही है, पता सरकार दे रही है। आपको ये पता है सरकार देती है? मैं आपको बता देता हूं, एक बार गौर से सुनना मेरी बात, तो आपको एहसास होगा कि आपकी जेब कैसे कट रही है। देखो मेरी माँ बहनों को इधर मेरी तरफ देखो एक बार, आप जो भी सामान बाजार से खरीदती है उस पर टैक्स लगता है। ये नौजवान भी सुन ले, 1 रुपए का सामान खरीदोगे तो 28 पैसे सरकार के खाते में जाते। अगर एक परिवार पूरे 1 महीने में 5,000 रुपए का सामान खरीदता है मिलके, तो 1,400 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। कितने पैसे? 1,400 रुपए। उस 1,400 रुपए को में से वो 200-400 रुपए का राशन हमें दे देती है, ठीक है? उल्टे हमारे 1,000 रुपए की तरफ बच जाते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि भाई सरकार हमें दे रही है। असल बात यह है कि जो टैक्स में आपका पैसा जाता है उसी से सरकार का बजट बनता है। अब महसूस करो, 400 रुपए का राशन दिया और सिलेंडर पे 600 रुपए बढ़ा दिए, तो आपकी जेब तो भाई की वही कट गई। फिर बिजली के दाम देखो आप, पहले 120 रुपए का आता था बिल, अब मीटर लग गया गांव गांव में। कितने पैसे का बिल आता है?
700-800 रुपया 400-500 रुपए का, तो कुछ इधर से काट लिया आपकी जेब से। पहले पेट्रोल डीजल काफी सस्ता था, मोटरसाइकिल वगैरह यूज करते, बस वगैरह साधन यूज करते थे तो कम किराया था, अब वो किराया बढ़ गया। अब तो खाद्य तेल पे भी बढ़ गया और मजदूरी बढ़ी। देखो हाँ, महंगाई तो बढ़ गई 20 गुना, लेकिन जो खेतों में काम करने मजदूरी मिलती थी वो बढ़ी। पहले जो कितने पैसे मिलते थे खेत में काम करने के, किसी के घर में काम करने के, 200-250 रुपए, अब 300, 350, 400 हो गए होंगे। तो आमदनी तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ी है। अब आप ये महसूस करो कि इस देश में गरीब रोटी रोटी के लिए मोहताज है। और हमारे तो सतगुरु महाराज, जिनकी जयंती थी कल, वो ये कह के गए कि ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबंधु अन्न, और छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। के राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, भेदभाव ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, कोई बहुत अमीर ना हो, कोई बहुत गरीब ना हो, सब लोग बराबर हो, ऐसा राज होना चाहिए। उस राज को नाम देके गए बेगमपुरा राज। क्या नाम दे गए? बेगम का मतलब था बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना। और अपने अनुयायियों को बता के, जैसे मैं आज आपसे कह रहा हूं, एक अनुयायी ने पूछा, जैसे कोई मां खड़े होकर पूछ ले मुझसे कि भाई हमारे जीवन में गरीबी कब खत्म होगी, तो उन्होंने उसका रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि रविदास मानुष करी बसन को सुकर है दो इठाओ, 100 स्वराज माही दूसर बरगट गाओ। कि अगर सुख शांति का जीवन चाहिए, आपको भी कह रहा हूं, आप भी सुनो, तो 2 ही रास्ते हैं। पहला स्वराज, क्या तो अपना राज, या फिर दूसरा मरगट गांव, यानी कि शमशान घाट कब्रिस्तान। क्या तो आदमी को सुख शांति का जीवन मिलता है अपने राज्य में, या फिर शमशान घाट या कब्रिस्तान में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आप राजकाज नहीं पैदा करोगे तो आपको इस देश में जुल्म जाति का शिकार होना पड़ेगा, गरीबी बेबसी का शिकार होना पड़ेगा। आपके पढ़े लिखे बच्चे पढ़ लिख के सड़कों पर आवारा घूमेंगे, इनके पास रोजगार नहीं होगा, इनके पास कोई बिजनेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नौकरी आएंगी तो पेपर लीक हो जाएंगे, पुलिस की भर्ती का पेपर ज्यादा गांव में किसी ने पेपर लीक हो गया ना, तो आपके हिस्से में क्या है? आपने जो पैसे थे वो भी जेब से चले गए, नौकरी तो मिली नहीं। तो वो भी हमने लड़ लड़ के आंदोलन कर करके रोज कह के सरकार को, तो वो भी हमने सरकार को मजबूर किया कि सरकार उस पेपर को दोबारा कराए। लेकिन इस बात को आप समझ लो, ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप अपना राज स्थापित नहीं करोगे। और लोकतंत्र में राज वोट से आता है, तो आप जब तक अपनी वोट का सही प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा। इस बार जब आप लोकसभा में अपना मेंबर चुनने जाएं तो ये सोच के चुनना कि भाई अब हमें इस गरीबी बेबसी की जो जड़ है उसको काट के अपनी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आना। करोगे नहीं करोगे इस काम को? दोनों हाथ उठा के बताओ जो इस काम को करेंगे। जो एक हाथ उठाएगा उसका माना जाएगा वो गरीबी में रहना चाहता है, वो बेबसी जुल्म जाति का शिकार होना चाहता है। जो दोनों हाथ उठाएगा उसका माना जाएगा कि मैं उसने तय कर लिया कि अब गरीबी की बेड़ियां काटनी है। ठीक है, एक बार नीचे करो। बाबा साहब कहते थे कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, अपनी बेड़ियां स्वयं काट देगा। मैंने आपको बता दिया कि इस देश में आप इसलिए गरीब हो क्योंकि आपके पास राजकाज नहीं है। अब अगर आप राजकाज नहीं लाओगे तो क्या बने रहोगे? गरीब। तो अगर गरीबी की बेड़ियां काटनी है तो राजकाज लाओ। तो ये देखो, ऐसे हाथ करो अपने अपने, ऐसे सब लोग ऐसे। तो जिनके हाथ ऐसे होते हैं उनको मांगने वाला कहते हैं, है जी? कहते नहीं कहते? बताओ भाई। जिनके हाथ ऐसे होते हैं उनको देने वाला कहते हैं। अभी हमारे हाथ ऐसे हैं, सरकार के आगे रोजगार, राशन दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, बच्चों को रोजगार दे दो। अभी हाथ ऐसे है ना। जब आप राजकाज में आ जाओगे आपके हाथ ऐसे हो जाएंगे। जिनके हाथ ऐसे होते हैं वो देने वाले होते हैं, जो देने वाले होते हैं वो संपन्न होते हैं। तो पहले राजकाज में आओ। राजकाज में आने के लिए इस बार आपको अपने भाई, अपने बेटे चंद्रशेखर आजाद को वोट की ताकत देनी पड़ेगी अगर आपको इस गुलामी की बेड़ियों को काटना। देखो, जैसा मैंने आपको कहा, कोई काम दुनिया में नामुमकिन नहीं। आज आपने कच्चे मकानों को पक्का कर लिया, सीमेंट की चिनाई करके ईंटें खड़ी कर ली। वो दिन भी दूर नहीं जब इनमें प्लस्तर भी होंगे, वो दिन भी दूर नहीं जब इनमें पेंट भी होंगे। लेकिन अगर आप इस काम को राजकाज के जरिए करना चाहो तो वो दिन दूर नहीं। देखो, मैं आपको बात बताता हूं,
जब यहाँ कर्मचारियों को 20-25 हजार रुपए पेंशन मिल सकती है, तो क्या माताओं बहनों को वृद्धा विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन 5,000 रुपए नहीं मिल सकती है क्या? आप बताओ, मिल सकती नहीं मिल सकती है? आप ही बताओ, जब बिजली पैसे वालों के, अधिकारियों के, नेताओं की फ्री हो सकती है, तो गरीबों की बिजली फ्री हो सकती नहीं हो सकती है? जब अमीरों के बच्चों का, अधिकारियों का, पैसे वाले लोगों का, नेताओं का फ्री इलाज हो सकता है, तो गरीबों के बच्चों का फ्री इलाज हो सकता है नहीं हो सकता है? जब अमीरों के लिए तो बड़े बड़े स्कूल बन गए, लेकिन गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सरकारी स्कूलों में बहुत कम पैसे में पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती नहीं हो सकती है? बिना पढ़े लिखे कैसे कामयाब होंगे? और ये जो सरकार राशन देके हमारी राज करने की शक्ति को छीनना चाहती है, तो हम भी अपने लोगों को राशन दे सकते हैं, लेकिन राशन से भी अच्छा हम अपने भाइयों को नौकरी दे सकते हैं। बैकलॉग बहुत खाली पड़ा है, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर खाली पड़ा है। और जैसा मैंने कहा, इंडस्ट्रियल एरिया लगा दो, यही 1 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा। उससे भी बड़ा कुटीर उद्योग लगा दो, महिलाओं को घर पर रोजगार मिल जाएगा, किसी के खेत में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 10-20 हजार रुपए का काम घर पर बैठ के कर लो, सारे काम हो सकते हैं। लेकिन कैसे? जब आपके पास पॉलिटिकल पावर होगी। अब पॉलिटिकल पावर आओगी कहां से? पॉलिटिकल पावर देने की ताकत आपके हाथ में। ये जो आपका अंगूठा है ना, बाबा साहब ने इसको हथियार बना दिया। अंगूठा दबाओ, राज ले आओ, अंगूठा दबाओ, राज ले आओ। अब ये काम आप करना और बाकी काम मुझे करने देना। और अगर किसी को कोई शंका हो मेरे काम में, तो ये नौजवान भाई जो मुझे देखते हैं, इनसे पूछ लेना कि अगर चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ेगा तो क्या आपका हाथ ऐसे फैला रहेगा या ऐसे हो जाएगा? बताओ भाई, तुम लोग नौजवान साथियों, खड़े हो जाओ एक बार सारे। ये जो नौजवान है हमारे, इधर वाले भी, बताओ क्या चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ेगा तो क्या हमारे लोगों का हाथ गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों मुसलमानों का ऐसे फैला रहेगा या ऐसे हो जाएगा? बताओ। तो अगर हमारे लोगों ने समझदारी दिखाई तो हमारा हाथ ऐसे होगा, जिनका हाथ ऐसे होगा उनको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं। ठीक है? अब बताओ, गरीबी से मुक्ति चाहिए नहीं चाहिए? अच्छा इलाज, अच्छी पढ़ाई चाहिए नहीं चाहिए? घर में रोजगार चाहिए नहीं चाहिए? तो उसे देने के लिए क्या करोगे बताओ जल्दी? इन्हें महिलाओं को तुम रास्ता छोड़ोगे, सब क्या करोगे बताओ? जोर से बताओ क्या करोगे? जोर से ऐसे नहीं मानूंगा मैं, तेज से बताओ। वोट दोगे किसे? हमें लोग वोट दोगे तो हमारा निशान क्या है? जोर से बताओ क्या है निशान? अब ये सोचो, कोई पैसे वाला है, उसने कहा छोड़ो चंद्रशेखर को, ये पैसे बढ़ो 2-2 हजार रुपए, हमें वोट दे दो, तो क्या करोगे? देखो, ये 2,000 रुपए आपके 5 दिन काम आएंगे, लेकिन 4 साल 11 महीने 25 दिन तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो चाहे तो 5 साल के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुद को मजबूत कर लो। चाहे 2,000-1,000 रुपए में या शराब पे किसी चीज में अपने वोट को बेच के अपने बच्चों को इस देश में गुलाम बना दो, ये आपके हाथ में है। बेचोगे वोट? पक्का? कौन कौन नहीं बेचेगा? हाथ खड़ा करो। वैसे तो मैं अपने समाज को जानता हूं, इसे दलित पिछड़े मुसलमान समाज को, ये बड़ा स्वाभिमानी समाज है। देखो, एक बात मेरी गौर से सुनो, आज हमें कुर्सी में बैठने का जो अधिकार मिला, चाहे वो पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, विश्वकर्मा हो, सैन हो, सैनी हो, गुजर हो, जाट हो, चमार हो, दुसाद हो, पासी हो, कोरी हो, खटीक हो, ये जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोग हैं, अगर इनको इस देश में कुर्सी में बैठने का अधिकार दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। जिस दिन ये संविधान नहीं रहेगा तो आपके नीचे कुर्सी भी नहीं रहेगी। ठीक है? आपको अपने गुरु घर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाके इबादत, पूजा, प्रार्थना करने का अधिकार भी, क्योंकि ये अधिकार भी आपको किसने दिया है? तो अगर अपने आप को जिंदा रखना चाहते हो, मजबूत रखना चाहते हो, स्वाभिमान सम्मान के साथ जीना चाहते हो, तो फिर अपनी ताकत बनाओ। अब इसको घुमाओ मैं जल्दी, ऐसे दे दो, ऐसे दे दो। पहले तो ये है हमारा चुनाव चिन्ह। क्या है चुनाव चिन्ह? क्या है चुनाव चिन्ह? जोर से बताओ क्या है चुनाव चिन्ह? अच्छा, अब इधर भी देखो क्या लिखा है, बताओ क्या लिखा, आप बताओ, आप बताओ क्या लिखा है। तो ये बात भी आप जान लो, जिनसे मुकाबला है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके पास बहुत साधन है, उनके पास मीडिया है, उनके पास सब कुछ है, तो उनका मुकाबला अकेले चंद्रशेखर आजाद तो नहीं।
आप भी जानते हैं कि मैं तो आपके बीच के परिवार में किसी धन्ना रेख का बेटा तो नहीं हूं, किसी करोड़पति का, किसी उद्योगपति का। मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मैं जानता हूं जो पैसे के आधार पर राजनीति करेंगे वो पैसा जो खर्च करेंगे उससे पैसा कमाएंगे, जो पैसा कमाने की राजनीति करेंगे वो आपका भला नहीं कर सकते। तो हमें मिलजुल के इस अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और अपनी ताकतें बनानी पड़ेगी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें, लेकिन अपनी मेहनत ईमानदारी कमाई से इस केतली में मदद जरूर करें, क्योंकि आपकी मेहनत ईमानदारी का जो पैसा है वो दुश्मनों के लाखों रुपए से बढ़कर है। आपका 1 रुपया भी मेरे लिए लाखों रुपए के मुकाबले। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी मेहनत कमाई से मदद जरूर करें। और जो माँ बहन पैसे ना लाई हो, उनपे 1 रुपया भी ना हो, उनकी हालत भी मैं समझता हूं, उनसे मैं कहूंगा कि वो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दें, वहीं से हाथ उठा के आशीर्वाद दे दें, उसमें भी बहुत शक्ति है। लेकिन फिर मेरी बात को सुनो, हमारे लोग तमाम तरह से इधर उधर घूमते फिरते कि हमारी जिंदगी अगर बदलेगी तो वो राजकाज से बदलेगी। इस बात को भी आप समझ लो, बिना राजकाज के जिंदगी नहीं बदलेगी और राजकाज लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक पैसा जुटा के अपनी ताकत बनानी पड़ेगी और विरोधियों का मुकाबला करना पड़ेगा। तो अब इस गांव में तो मजबूत लोग भी हैं, 500 रुपए भी दे रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु महाराज जो है ऊपर वाला, इनको भी खूब इज्जत ताकत हिम्मत दे और इनको कामयाब करे। लेकिन असल ताकत किस बात से बनेगी, किस बात से बनेगी असल ताकत? वोट से। तो भूल तो नहीं जाओगे या उन्हीं नेताओं के चक्कर में पड़ोगे जो 5 साल आपके घर बस्ती में भी नहीं आते। पिछली बार जिसको वोट दिया था बस्ती में आया दोबारा? क्यों ही बताओ, आया दोबारा? तो जो आपकी बस्ती में वोट लेके ना आए, जो आपकी ताकत लेके आपकी मदद ना करे, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आए। ठीक है? दोनों हाथ उठाओ जो लोग केंद्रीय को वोट देंगे, दोनों हाथ, एक हाथ से नहीं मानूंगा। नहीं, गुरु घर में बैठे मन से उठाना, झूठ नहीं उठाना। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लेना, ये नौजवान भाई भी बता देंगे और मैं भी बता रहा हूं आपको। आप ये समझ लेना, जैसे जैसे आपका बेटा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे गरीबी की बेड़ियां आपके घरों से निकल के और वो यहां से आपके घरों से दूर होते जाएंगे और नए अवसर आपके लिए तैयार होते जाएंगे। मैं तो इनसे आशीर्वाद इसलिए लेता हूं कि बहुत ताकतवर लोगों से मुकाबला है। मेरे पास तो पैर छूने से ही आपकी वोट से ताकत बनेगी। जिस दिन ताकत बनी उस दिन आपको किसी का के हाथ ऐसे फैलाना नहीं। एक ये भी ध्यान से में रख लेना अपने। देखो ये तो सच है, मेरे पास काम बहुत है, लेकिन ये भी सच है कि आपको मेरी जरूरत पड़ने से पहले चंद्रशेखर आजाद आपके बीच में होगा नहीं होगा? मैं बताओ, कोई ऐसी बात होती है कहीं मेरी जरूरत हो मैं भी जाता? बताओ। और जो लोग मुझे ताकत देंगे उनके लिए तो मेरे खून देंगे कतरा कतरा भी कुर्बान, समझ रहे हो? तो आप अपनी और भी चिंता मत करना, ये काम मेरे ऊपर छोड़ देना और इस काम को आप करना, अपने एक एक वोट को तैयार करके और केंद्रीय के निशान पर डाल के चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। यहाँ कमेटी का नाम मुझे दे दो और साथ